हेलो एवरीवन, माय नेम इज आंसर श्रीवास्तव। अभी हम लोग जो जून के पीवाईक्यू हुए हैं एजुकेशन के, अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है वो भी यहाँ देख के आप जानकारी ले सकते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। आपको सब कुछ आता है, बस आपका जो सोचने का तरीका था उस समय बस वो गलत हो गया था। ठीक है, पढ़ा आपने सब कुछ है, बिल्कुल टेंशन न लीजिएगा। आप बस एनालिसिस करिए अपनी कि क्यों गलत हुआ। मैं रोज 10 क्वेश्चन आपको साथ एनालिसिस करूंगी और उन 10 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ आप बाद में उसको ये वीडियो देखने के बाद आप उसकी पूरी तरह से एनालिसिस करिए कि ये क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। उससे रिलेटेड सारी चीज आप पढ़िए ताकि आपका जो एग्जाम आने वाला है वो आपका काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो चलिए देखिए कि क्या है। इस क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि राष्ट्रीय प्रारूप समिति में बहुविध कृतियों पर आधारित अध्यापकों के मूल्यांकन पर विचार विमर्श करने को कहा गया था। जो टीचर एजुकेशन दी जा रही है, जो टीचर उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, उनका उसमें मूल्यांकन करना चाहिए। ओके, ये बात किसने कही थी? तो इसका जो आंसर आपका होगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में। ओके सॉरी, 1986 में जो ये नीति आई थी उसमें इसकी बात की गई थी। तो आंसर नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए अब आज नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से रूब्रिक्स का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो रूब्रिक्स का उपयोग किसके लिए करते हैं इसको बताइए आप। रूब्रिक्स पहले होता क्या है वो हम लोग जान लेते हैं कि जब किसी को भी ग्रेड देना हो, ओके, किसी का इवेल्युएशन करना हो, ओके, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें बना लेते हैं कि इस बेस पे उसका हम इवेल्युएशन करेंगे किसी बच्चे का या फिर किसी कैंडिडेट का। जैसे आपने कुछ बना लिया कि बच्चे का प्रेजेंटेशन कितना अच्छा हुआ है, ओके, उसकी अटेंडेंस कितनी थी, उसके जो ओवरऑल मार्क्स आए हैं वो कितने अच्छे थे ओवरऑल मार्क्स। तो सबका आपने एक रूब्रिक्स बना लिया, एक मतलब एक स्टैंडर्ड आप अपने से डेवलप कर लिया। अब इसमें सारे बच्चों का आप इवेल्युएशन करेंगे। आपके कक्षा के 10 बच्चे हैं तो 10 का आप इसके अकॉर्डिंग इवेल्युएशन करेंगे। इसको बोलते हैं रूब्रिक्स। ओके, तो इसमें दिया गया है कि रूब्रिक्स के थ्रू किसका प्रयोग किया जाता है। ओके, क्या क्या चीजें इसमें आती है रूब्रिक्स में। ओके, तो सिंपल सा इसका आंसर है। इसका आंसर आपका सही होगा आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। रेटिंग स्केल, किसी को रेट देना हो, ओके, और 20 का क्या है जो हम चेकलिस्ट बनाते हैं तब भी रूब्रिक्स का यूज करते हैं। और इसमें ग्रेडिंग देना है, किसी बच्चे को आपको ग्रेड देना हो, ए ग्रेड बी ग्रेड, तो आप कैसे देंगे, आप पहले से एक पैमाना तैयार कर लेंगे ना कि उसकी परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे, उसका अटेंडेंस हम देखेंगे, उसका ओवरऑल देखेंगे, उसके गेम में कैसे मार्क्स आ रहे हैं, उसके सब चीजें बना के ही उसको आप ग्रेड देंगे। चेकलिस्ट का मतलब होता है कि जब आप एक पूरा क्वेश्चनायर तैयार करके आप उसको ले जाते हैं और चीजों को देखते हैं कि क्या चीजें कैसे हैं। ओके, आपको किसी डिपार्टमेंट का चेकलिस्ट तैयार कर लिया कि उस डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें हैं, उस डिपार्टमेंट में मतलब कि कैमरा है कि नहीं है, एलसीडी है कि नहीं है, कि बच्चे कितने आते हैं, ओके, प्रोजेक्टर है कि नहीं है। तो आपने चेकलिस्ट बना ली और फिर आप उसमें जाके उसको चेक करेंगे। तो ये भी क्या एक तरीके से आपने क्या किया, एक तरीके से आपने रूब्रिक्स का निर्माण किया। ओके, तो ये भी इसमें आता है। रेटिंग स्केल, किसी को रेट देना है कि उसका फर्स्ट पोजीशन आया, सेकंड पोजीशन, और कुछ भी आप रेट दे सकते हैं। ओके, तो तब भी आपको अपने एक पैमाना निर्धारित करना पड़ेगा। तो ये किस में आएगा, आपका रूब्रिक्स में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है किसे जो फादर ऑफ स्पोर्ट फॉर पीपल्स विद डिसेबल, किसे दिव्यांगजनों के खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है। कि ऐसा कौन है जिन्होंने खेल बनाया कि जो हमारे डिसेबल चाइल्ड है उनके लिए भी खेलों का निर्माण किया। तो वो कौन थे, उनके बारे में पूछा गया था। तो वो थे गटमान। ओके, गटमान थे, लुडविग गटमान जी। तो इसमें क्या होगा, आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये याद करने वाली चीजें, फैक्ट्स पे आधारित चीजें हैं, इसमें कुछ समझने का नहीं है, आपको आता है तो फिर आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या पूछा गया है। अंडर द पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एट स्कूल लेवल द स्टूडेंट विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट। विद्यालयी स्तर पर समावेशी शिक्षा की नीतियों के अंतर्गत बौद्धिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है
किसे प्रोत्साहित किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी था पर बहुत लोगों का गलत हुआ होगा क्योंकि आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं है। आप सिंपल तरीके से समझिए कि पूछ क्या रहा। आपको क्या ध्यान देना है? विद्यालयी स्तर पर, स्कूल लेवल की बात हो रही है। ओके, तो क्या स्कूल लेवल पर ऑल इंडिया स्पोर्ट फॉर स्पेशल एजुकेशन होता है? ऑल इंडिया में पूरे इंडिया का, और जितने भी बच्चे जिस लेवल के बच्चे, चाहे वो प्राइमरी चाहे सेकेंडरी चाहे हायर हो, उनकी बात होगी। पैरा ओलंपिक जो होता है आपको पता है ना, ये वर्ल्ड लेवल पे होता है। ओके, ये विद्यालय स्तर पर नहीं होता। पैरा जैसे हम लोग का ओलंपिक होता है, नॉर्मल बच्चों का ओलंपिक होता है। ओके, ओलंपिक में बच जाते हैं। पैरा ओलंपिक का होता है जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं वो पैरा ओलंपिक में जाते हैं। ओके, और स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल, तो ये सिंपल सी है कि इंटरनेशनल भी जाएगा। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्कूल लेवल पे कौन होता है, तो कौन सा सही होगा? आंसर नंबर 1 विल बी राइट आंसर। स्पेशल ओलंपिक भारत, ये स्कूल लेवल के लिए होता है। ओके, वो क्वेश्चन जो भी आपने पढ़ा थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो क्वेश्चन सेट हो जाता है आपका। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट pertain to रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की समस्या से संबंधित नहीं है? जैसे आपने पढ़ा था कि शोध कैसा कैसा होना चाहिए, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा शोध की समस्या से नहीं है। तो न्यूनेस मतलब नवीनता होनी चाहिए, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ माइंड ऑफ द टीचर रिसर्चर, शोधकर्ता के मस्तिष्क को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए, या फॉल्सिफिकेशन होना चाहिए उसमें, या तो फिर सोशल सिग्निफिकेंट होना। तो ये बताइए, आपने पढ़ा है कि रिसर्च हमेशा क्या होनी चाहिए? नई होनी, नवीन होनी, यानी जिस पर रिसर्च हो चुकी है उसको फिर से रिसर्च नहीं करना है। ओके, और तीसरा क्या है? रिसर्च में फॉल्सिफिकेशन का गुण होता है। कभी कभी रिसर्च जो होती है वो हर कंडीशन में नहीं सही होती है। रिसर्च क्या होती है? ऑब्जेक्टिव न होके सब्जेक्टिव होती है। अगर व्यक्ति बदल गया तो चीजें बदल जाती है, फॉल्सिफिकेशन होने का भी चांस होता है उसमें। और क्या है? सोशल सिग्निफिकेंस, समाज के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। कोई भी रिसर्च हम करेंगे तो समाज के लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो कोई वैल्यू है उसकी? नथिंग है। और तो इसमें गलत आंसर कौन सा होगा? जो नहीं से पूछा गया है, यानी ये क्या होगा? ये चीज नहीं होनी चाहिए इसमें। सिग्निफिकेशन ऑफ द माइंड ऑफ द रिसर्चर, शोधकर्ता के दिमाग को संतुष्ट करने वाला। हम अगर रिसर्च कर रहे हैं तो मेरे लिए रिसर्च नहीं है कि मेरे दिमाग को संतुष्ट करे, उस हिसाब से हम अपना रिजल्ट ले आए रिसर्च का। ठीक है, वो सब पे ध्यान देगा। जो रिसर्च होनी चाहिए, जो करेक्ट होनी चाहिए, उसकी बात की जाएगी, न कि हम अपने संतुष्टि के लिए रिसर्च करेंगे। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर स्टिपुलेटेड इन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ओके, 1986 in the context of universal elementary education। ओके, इसकी हिंदी में देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आदेशित है? किन किन चीजों की बात हुई थी 1986 की पॉलिसी में? तो इसका आंसर एक बार देखते हैं, आंसर नंबर 4। तो इसमें क्या क्या है? ACD, सार्वभौमिक पंजीकरण। ये बात पहले से ही होती आ रही थी। ठीक है, जो इसके पहले की पॉलिसी आई थी 1968 वाली, तब भी हुई थी, इसमें बात हुई थी। तो ये ऐसा ही हो गया। आंसर नंबर सी, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा मिलनी चाहिए, मतलब सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, ये भी बात सही है। और डी वाला क्या होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होनी चाहिए, शिक्षक छात्र अनुपात में वृद्धि, इस पे बात नहीं हुई थी। और प्राथमिक अवस्था की जो शिक्षा थी, 3 वर्ष आंगनबाड़ी वाली जो शिक्षा दी जाती थी, वो तब तक बात नहीं हुई थी। वो आगे की जो पॉलिसी आई तब में इन सब की बात हुई है। ओके, छात्र शिक्षक अनुपात की भी बात हुई थी, और आंगनबाड़ी स्कूल खोलना चाहिए, बाल वाटिका खोलना चाहिए, जो आगे की पॉलिसीज आई उसमें ये सब बात हुई थी। ओके, तो आंसर नंबर 4 विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों की प्रमुख भूमिका क्या है? जो आपके अगल बगल आपके डिस्ट्रिक्ट में जो रहते हैं, डाइट होते हैं, ठीक है, उनकी भूमिका क्या है, उनका क्या काम होता है? अध्यापक विद्यालय और समुदाय की योजना को सुदृढ़ करना, राज्य पाठचर्या प्रारूप बनाना, माध्यमिक विद्यालय के विशेष शिक्षा अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, या अध्यापक शिक्षण के प्रभाव के संबंध में आवधिक शोध करना, या प्रासंगिक शिक्षण मॉड्यूल बनाना। तो इसका आंसर क्या होता है? यूजीसी ने माना है 1 माना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्यों 1 माना है। तो ए का क्या है? अध्यापक
विद्यालय और समुदाय के संयोजन को सुदृढ़ करना। डाइट का काम ये है, डाइट पे देखिए जो विद्यालय से रिलेटेड कोई भी चीजें, कुछ भी अच्छा होगा कुछ भी बुरा होगा तो वो कौन चेक करता है, वो डाइट के अधिकारी ही जाके चेक करते हैं। और अध्यापक जितने हमारे इन सर्विस टीचर हैं उनकी अगर हमको ट्रेनिंग करानी है तो वो ज्यादातर देखते हैं आप डाइट के लोग ही कराते हैं और वो ट्रेनिंग डाइट पर ही होती है। तो ये क्वेश्चन तो सही नहीं है, ठीक है। डी वाला क्या है, अध्यापक प्रशिक्षण के प्रभाव के संबंध में आवधिक शोध करना। तो जैसे मैंने बताया कि जितनी भी चीजें होती हैं अध्यापक प्रशिक्षण के लिए उनकी ट्रेनिंग दी जाती है तो डाइट के थ्रू दी जाती है। और ये क्या है, प्रासंगिक शिक्षण मॉड्यूल बनाना कि किस हिसाब से टीचिंग होगी, कोई भी हमको शेड्यूल बनाना कि अगर मान लीजिए स्पेशली कोई उस जिले में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ उसका जो कम ज़्यादा करना है, स्कूल का टाइमिंग ज़्यादा करना है कम करना है, तो ये देखते हैं ना कि डाइट ऑफिस से आपका आदेश आया कि नहीं टाइमिंग अब 8 बजे से 10 बजे से होगी। ओके, तो ये सब चीज़ें जो मॉड्यूल बनाना, कोई मॉड्यूल बनाना, कोई नया तरीके से शिक्षा देनी है, तो ये सब काम कौन करता है, डाइट करता है। एक बार देखते हैं बी और सी क्यों नहीं होगा। राज्य पाठचर्या प्रारूप बनाना, तो ये पूरे राज्य की बात हो रही है और डाइट क्या होता है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट स्तर पे काम करता है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। माध्यमिक विद्यालय के विशेष शिक्षा अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, डाइट जो होता है वो ज्यादातर एलिमेंट्री एजुकेशन पर ही काम करता है, माध्यमिक शिक्षा पे काम नहीं करता है। ओके, आंसर नंबर 1 विल बी राइट आंसर। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आपका आया था जीन पियाजे से, मैंने आपसे बोला भी था कि जीन पियाजे आपको आने वाले हैं। इससे तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, आप एक क्वेश्चन देख लीजिए पहले। इसमें पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस बच्चा कब करता है, मतलब कि कोई चीज पाते ही मुंह में डालने लगता है, ऑब्जेक्ट को देख के चीजों को सोचने समझने लगता है। एप्पल दिखाएंगे तो समझ जाएगा कि हाँ एप्पल है, उससे रिलेटेड चीजों को लेकिन नहीं समझे। कोई भी इतना छोटा दिखाएंगे तो उसको लगेगा एप्पल है। मान लीजिए बॉल दिखाएं, अगर उसको बॉल समझ में आएगा तो बोलेगा बॉल है। कोई और चीज भी गोल दिखाएंगे, अमरूद दिखाएं तो भी बोला कि ये तो बॉल है। यानी ऑब्जेक्ट को देख के चीजें सीखता, ऑब्जेक्ट को समझो तो कब होता है, इसका आंसर होगा तीसरा, सेंसरी स्टेज में। ओके, जब वो सेंसरी स्टेज में रहता है, सेंसरी मोटर आर स्टेज उसको बोलते हैं, तब बच्चा होता है जो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस करता है। आप छोटे बच्चे को देखते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ रिसर्चर बेस्ट अटेम्प्ट टू मेजर द फीलिंग्स और बिलीव्स। ध्यान दीजिएगा क्या बात कर रहा है, आप बताइए किससे फीलिंग्स को किसी को जांचा जा सकता है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा था, इसमें आंसर नंबर 4 लिया गया है। आंसर नंबर 4 हम लोग देखते हैं कि सी, डी एंड ई। सी का क्या है कि ओपिनियन, अगर आप किसी का ओपिनियन लेते हैं तो भी उसकी फीलिंग्स का पता चलता है कि आपको कैसा चीजें महसूस हो रही है। और डी का क्या है, परसेप्शन स्केल, किसी के बारे में आप परसेप्शन ले रहे हैं किसी भी चीज को, कि मान लीजिए कि आप कोई पॉलिसी आई, आप उसके बारे में उसका ओपिनियन ले रहे हैं, कैसी है, उसकी फीलिंग्स पता चली ना, उसका विश्वास क्या सरकार में आपको पता चला। परसेप्शन कि आपको उसका परसेप्शन पता चला कि उसका उस पर विचार क्या है कोई नई पॉलिसी पे। एटीट्यूड, आप उसका एटीट्यूड का ये मतलब क्या होता है, उसकी फीलिंग्स एंड बिलीव्स होता है कि आपका किसी पर्टिकुलर चीज पे आपका एटीट्यूड क्या है। ओके, चेकलिस्ट क्या होता है और क्वेश्चनर क्या होता है। क्वेश्चनर ये हो गया कि उससे किसी की फीलिंग्स को नहीं पता चलेगा, आप यस नो टाइप में आंसर दे दिए तो आपको पता चलेगा, जब तक आप पूरा डिस्क्राइब नहीं करेंगे चीजों को तो वो चीजें नहीं पता चलेंगी, थोड़ा सा मतलब डीप में जाना पड़ेगा। और चेकलिस्ट में सिर्फ यस नो करके है कि नहीं है काम खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आंसर क्या होगा इसका देख लीजिए, इसका पहला वाला सही हो जाएगा क्योंकि इसमें बोला गया है जैन धर्म के किसी सार्वभौमिक या आत्मा तथा ईश्वर की मान्यता नहीं दी गई। तो जैन धर्म तो ईश्वर को वैसे भी नहीं मानता है ना। तो ये क्या होगा, ये आंसर सही हो गया, इसने बताया कि नहीं मानता है। यह इसलिए है क्योंकि अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए नैतिक दायित्व और व्यक्तिगत प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। तो ये इसकी सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखिए, आपका इससे क्वेश्चन था, इसका आंसर नंबर 4 होगा। अभी आगे भी क्वेश्चन है आपके। अब ये आपका टॉपिक आ गया, रिसर्च टॉपिक आ गया क्योंकि बहुत इजी था इसका।
एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज टूवर्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग। ओके, कि किसी का हम इसमें क्या जांच रहे हैं, किसी का एटीट्यूड जांच रहे हैं। और चीजों को आप क्या करेंगे, जब आप किसी का एटीट्यूड देख रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं, ओके, सबका आपको पता चलेगा कि क्या किस पर्टिकुलर चीज पे क्या चीजें सोच रही है। तो ये कौन सा रिसर्च हो जाएगा, ये हमेशा हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव, कि कोलैबोरेटिव चीजें इसमें कैसे क्या चीज हो रही है इसमें। ओके, अब देखिए आप क्या देखेंगे, बी का देखिए इसमें क्या होता है, इफर्ट आर सम यौगिक। ठीक है, आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप एक एक पॉइंट पकड़िए, इफेक्ट देख रहे हैं। ओके, कॉज एंड इफेक्ट किसमें देखा जाता है, एक्सपेरिमेंटल में ना, जो साइंटिफिक रिसर्च होता है उसमें देखा जाता है। तो इसलिए इफेक्ट सही आप पकड़ लीजिए कि क्या हो जाएगा आपका एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ, इसमें क्या देख रहे हैं, प्रॉब्लम देख रहे हैं कि फिजिकल चैलेंज क्लास के जो क्लास 8 के बच्चे उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें आप तुरंत कोई चीज देख रहे हैं, तुरंत सॉल्व कोई चीजें होती हैं तो किसमें होती है, एक्शन रिसर्च में होती है। और आंसर नंबर डी में आप देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड ड्रॉप आउट रेट ऑफ स्टूडेंट एंड डिसेबिलिटी। ओके, इसमें आप रिलेशन देख रहे हैं, तो रिलेशन किसमें देखा जाता है, कोरिलेशन रिसर्च में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज ट्रू जीरो। किसमें जीरो का कुछ मतलब होता है, इसमें होता है, मैंने बताया था क्लास में आपको, इसमें होता है रेशियो स्केल में, बताया था ना, जब रेशियो स्केल होती है तो उसमें जीरो का ट्रू मतलब होता है। और बाकी आपका ये जिन लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है वो ये क्वेश्चन जरूर देखेंगे, जिससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये आपका होमवर्क है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो को अच्छे से पढ़िए आप। ठीक है, जो लोग पढ़े हुए हैं वो पुरानी वीडियो से इस चीज को क्लियर कर लेंगे। तो आपका 10 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिए और फिर चीजों को सीखिए। ओके, जहां नहीं आया आप अपने आप की एनालिसिस करिए और नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिए। और आगे भी कल की क्लास में भी हम लोग 10 वीडियो की पूरी तरह से 10 जो क्वेश्चन है उसकी एनालिसिस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।